हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं माँ काली कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल पर। आप सभी जान चुके हैं कि YouTube चैनल पर हमारा पर डे वीडियो आ रहा है और 2 वीडियो अभी तक में हम साइंस का पोस्ट कर चुके हैं और आज हम वीडियो लेके आए हैं मैथ का। तो ये चैनल का नाम है माँ काली कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप YouTube पर सर्च करें माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया और YouTube पर सर्च करने के बाद आपको YouTube पर हमारा चैनल आ जाएगा और उस पर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगर आएगा तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो ये देखिए, आज हम लोग लेके आए हैं मैथ्स VVI ऑब्जेक्टिव पार्ट 1। आज पार्ट 1 है। बहुत बच्चे का कमेंट था कि सर मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आइए, तो इसीलिए पार्ट 1 लेके आए हैं हम और ये डेली क्लास होगी। तो आज मैथ्स का VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ठंडी काफ़ी बढ़ गया है तो सभी आदमी आराम से घर में रहें, रजाई तान के और एकदम आराम से मैथ का कॉपी ले लें और मैथ का प्रैक्टिस करें। जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है वो बहुत बेहतर तरीक़ा से मेहनत करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 15 फरवरी से होने जा रहा है। और हम रूटीन देखे थे, सेकंड दिन ही मैथ है, यानी 15 नहीं 16 तारीख को मैथ है। तो आप लोग मैथ का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से दें और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम मैथ का कैसा गया। तो आज का जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, मोस्ट VVI 20 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, पार्ट 1 है ये। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव को देखिएगा और समझिएगा और कहीं भी कोई समस्या होगा तो उसको कमेंट में करके आप बताइएगा। तो हम इसको आप क्या करेंगे, हम फिर से समझा देंगे अगले क्लास में। चलिए अब हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिख सकता है, क्या दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये आप ऑप्शन से बनाइएगा। देखिए, √7, फिर दूसरा ऑप्शन है √49/√25, तीसरा ऑप्शन है √3/√7 और चौथा ऑप्शन है √2/√7। तो अब करना क्या है कि देखिए, हम आपको एक सरल सा बताते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत लंबा होता है, आप सरल सा समझिए कि हम तो रूट तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, 7 का तो रूट टूटेगा नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब दूसरा आप देखिएगा, अगर इसको देखिएगा आप देखिएगा तो आप 49 का वर्गमूल होता है 7 और 25 का वर्गमूल होता है 5। 7/5 ये आसानी से टूट गया, तो ये P/Q के रूप में वापस आ चुका है। इसीलिए हमारा B नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है √3/7। देखिए, 3 का वर्गमूल टूटेगा नहीं, 7 का भी नहीं टूटेगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा। फिर अगला है √2/√7, तो ये भी रूट से नहीं बाहर आएगा, इसीलिए ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। तो परिमेय कौन है, तो परिमेय हमारा B नंबर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन आप सभी को पता होगा कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए किसका किसका, आप गौर से देखिएगा तो 31 को हम क्या कर सकते हैं, 1 × 31 लिख सकते हैं। 51 को लिख सकते हैं 3 × 17 × 1। 42 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 7 × 1। ठीक है, और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 × 1। तो अभाज्य संख्या का जो नियम है, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए अभाज्य संख्या का इनमें से कौन सा है। इसमें तो 3 गुणनखंड हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 42 में भी 4 गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा। 21 में भी 3 गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर इसमें 2 गुणनखंड है, तो 2 गुणनखंड है किसमें,
तो हमारा किस में है, तो 31 में, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। चलिए अब आप कमेंट करके ये बात बताइएगा, हम कमेंट में देखते हैं, कमेंट में जैसे कल एक लड़का कमेंट किया था, आंख वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे साइंस में, तो वो कमेंट किया था कि सर मस्तिष्क का काम है इसको फिर सीधा करना। तो उसी प्रकार से आज कमेंट में हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। तो कमेंट में हम ये पूछेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है कि आपको ये बताना है कि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आपको ये बताना है कि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है क्वेश्चन कि पाई किस प्रकार की संख्या है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, अक्सर हम देखे हैं कि फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में पूछा जाता है, बहुत आसान भी है। तो पाई कौन सी संख्या है, तो आपको पढ़ाया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है तो हम क्लास में बता चुके हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा कि पाई कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 0.732 डॉट 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 है, ये कौन सी संख्या है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब आप कहिएगा कि सर हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव उड़ा देंगे नीचे में 1। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि 1 2 3 गो जीरो तो आप बैठा दीजिएगा दशमलव के बाद, लेकिन डॉट 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 में कितना जीरो लगाने वाले हैं आप बताइए। तो क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सके, तो नहीं, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉट 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 है। डॉट 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 का मतलब बहुत संख्या है, तो नीचे में कितना जीरो बैठाएंगे, किसी का सीमित है, तो ये सीमित नहीं है। इसीलिए ये भी हमारा कौन सा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। चलिए अब देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन युग्म 100 अभाज्य है। 100 अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका गुणनखंड केवल 1 हो, मतलब जिसमें कॉमन 1 हो। तो आप देखिएगा तो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है बताइए, तो 7 कॉमन है, 7 दूनी 14 7 49, इसमें 7 कॉमन है, तो ये खत्म हो गया, ये हमारा 100 अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। फिर अगला, इसमें क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है, अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है, 4 से ये भी कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी 13 कॉमन है, तो ये भी हमारा खत्म। ये भी 12 चौके 48, ये भी खत्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसका जो मौसा होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो मौसा का मतलब कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या है, 100 अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, कहता है कि 2 लगातार संख्या का मौसा क्या होगा। देखिए 2 लगातार संख्या आप लिख दीजिए, उसका मौसा निकाल लीजिए। चलिए 2 लगातार संख्या लिखते हैं, 5 6, इसका मौसा निकालिए। 5 को 6 से भाग देंगे, 5 का 5 1, फिर ये 5 लिखा, 1 का 1 में 5 का 5 बार में कट गया, बचाइए कितना 1, तो ऑप्शन नंबर 1। आप कहिएगा सर 5 6 क्यों लेंगे, हम दूसरा संख्या लेंगे। भाई लीजिए तो कुछ भी लीजिए, 2 3 लीजिए, फिर 2 को 3 से भाग दीजिए, 2 दुक्का 2, फिर हुआ 1, फिर 2 बार में 2 कट गया, बताइए कितना 1। तो आप कोई भी 2 लगातार संख्या निकालिएगा, उसका मौसा हमेशा 1 ही आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर आए हम लोग। मज़ा आ रहा है ना मैथ पढ़ने में, बहुत मज़ा आ रहा है। रियल मायने में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम दिल से बताते हैं कि ये एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। अगर इसमें किसी को मन लग गया, आपका रात कब बीत जाएगा, दिन कब बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको भूख भी लग जाएगा, प्यास भी लग जाएगा, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें समय का पता नहीं चलता है। इसीलिए मैथ को पढ़िए, मैथ में मन लगाइए। और आज तो खूब मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन मिल रहा है और हम लोग बना भी रहे हैं एकदम मज़े से। चलिए अब इस क्वेश्चन को बना के देखिए आप लोग। कहता है कि
0.32 पर रैखरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। यानी इसे अगर परिमेय संख्या में बदल दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए, अब रैखरिंग का मतलब क्या होता है। ये जो लाठी ऊपर पे है ना, इसी को कहते हैं हम लोग रैखरिंग। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रैखरिंग। तो ये जो लाठी ऊपर पे है इसको हम लोग कहते हैं रैखरिंग। अब रैखरिंग वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हम 3 मंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 मंत्र। चलिए तीनों मंत्र बोलिए। ओम एतानि पाद्यानि। कुछ नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है कि इसके लिए पढ़ाई से संबंधित एक मंत्र है। आप लोग एकदम मंत्र एकदम बन जाते हैं बाबा। चलिए बाबा का ढाबा हम लोग अब अपना सवाल बनाते हैं। देखिए कैसे कीजिए, रैखरिंग वाले सवाल को कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले आप भूल जाइए कि रैखरिंग नाम का कोई चीज है, और ये भी भूल जाइए कि दशमलव नाम का भी कोई चीज है। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या। रैखरिंग भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, आपको दिखेगा 32। सबसे पहले क्या करना है, आपको भूल जाना है रैखरिंग और दशमलव नाम का भी कोई चीज है, उसको भूल गए। तो क्या दिखा आपको, 32। 32 लिख दीजिए, इसको घटाइए। अब रैखरिंग से पहले, रैखरिंग वाले संख्या को छोड़ दीजिए, उससे पहले कौन सी संख्या आपको दिख रही है। फिर दशमलव को भूल जाइए, उससे पहले कौन सी संख्या दिख रही है, 3। 3 को दीजिए घटा के, 3 क्या कीजिए, घटा दीजिए। फिर से देखिए, सुनिए, पहले आप दशमलव और रैखरिंग को भूल जाइए और संख्या को लिख दीजिए, फिर उसमें से घटाइए किसको, रैखरिंग से जो पहले वाली संख्या है। यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 घटा दिए। अब बट जितने संख्या पर रैखरिंग है उतने नीचे में 9 दीजिए। क्या गो संख्या पर रैखरिंग है, तो एगो संख्या पर, तो एगो 9 दे दीजिए। क्या कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ। फिर क्या कीजिए कि दशमलव और रैखरिंग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, एगो संख्या ना, तो एगो 0 भी नीचे में बैठा दीजिए। बस यही है हमारा एक तरीका। फिर से समझिए, दशमलव और रैखरिंग को भूल गए, दशमलव रैखरिंग को हम लोग भूल गए, तो हमारा 32 दिखा, 32 लिख दिए। दशमलव रैखरिंग से पहले कौन सी संख्या थी, तो रैखरिंग से पहले 3 थी, 3 को घटा दिए। बट जैगो संख्या पर रैखरिंग है वैगो नीचे में 9 दीजिए। अब क्या कीजिए, दशमलव और रैखरिंग के बीच में जैगो संख्या है वैगो 0 बैठा दीजिए। आपका रैखरिंग वाला सवाल बनेगा। कैसे, तो 32 में 3 गया तो 29, 29 बटे 90। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर आप ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं तो आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अरे मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में मैथ को। पहले एक बार आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं 2.45 पर रैखरिंग है, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको हम ही बना देते हैं। चलिए एक बार आप खाली ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि दशमलव और रैखरिंग को भूल जाना है। तो क्या दिख रहा है आपको, भाई 245 दिख रहा है, तो 245 लिख दिए। अब क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, तो रैखरिंग से पहले कौन सी संख्या है, तो रैखरिंग से पहले केवल 2 दिख रहा है, तो 2 को घटा दीजिए। बट कितने संख्या पर रैखरिंग है उतना 9 नीचे में देना है। तो कितने संख्या पर रैखरिंग है, 2 गो संख्या, तो 2 गो 9 नीचे में दे दीजिए। अब अंत वाला जो स्टेप है वो स्टेप क्या है कि दशमलव और रैखरिंग के बीच में कोई संख्या भी है क्या, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर था तो एगो 0 नीचे में बैठा दिए थे, यहाँ पर नहीं है तो कुछ नहीं बैठाएंगे। 245 में 2 गया तो 243, 243 बटे 99। अब 4 3 7 2 9, 9 से कट भी रहा है, 3 से कट रहा है। 3 8 24, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये और भी 3 से कट रहा है। फिर से कटाते हैं, 27 तिया 81, 11 तिया 33, 27 बटे 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और 1-2 बार वीडियो को एकदम पीछे कीजिए, फिर से देखिए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। हम पहले ही बोले आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हम कराएंगे। चलिए अब कहता है 12, 15, 18 का मौसा क्या होगा। भाई 12 को हम क्या लिखेंगे, तो भाई 12 को तोड़िए ना भाई, 2 से 6, फिर 2 से 2 तिया 6, यानी 2 गुना 2 गुना 3। फिर 15 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 5 गुना और कुछ नहीं,
फिर 18 को किस में तोड़ेंगे, तो 2 गुना 3 गुना फिर 3। चलिए ठीक है, तो ये हम तोड़ दिए। अब पूछ रहा है कि मौसौ क्या होगा। भाई मौसौ किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, जो सबों में कॉमन हो। सबों में क्या कॉमन दिख रहा है भाई, तो ये 3 दिख रहा है हमें सबों में कॉमन। ये 3 को उठा के कॉमन लिख दिए, यानी लिख दिए HCF, यानी मौसौ बराबर 3 इज करेक्ट आंसर। मजो आ गयो नहीं, एकदम। कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। बड़ा आसान सवाल है। लोग बच्चों को लगता होगा, जो अगर 9th क्लास के बच्चे कभी अगर वीडियो ऑन कर लिए, उनको लगता होगा कि दुनिया का सबसे आसान सवाल है 10th में। लेकिन उसको पता नहीं है कि बाबू जब त्रिकोणमिति में पहुंचेगा ना तब चलेगा। चलो अब मजा आएगा। मजा आएगा कब, जब यहां पहुंचेंगे 9 नंबर में तब। कहता है 250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, यानी 250 का भाई अभाज्य गुणनखंड निकालिए। भाई निकाल लेते हैं 250 का अभाज्य गुणनखंड। भाई 2 से कटाए 125, फिर 5 से कटाए 25, फिर 5 से कटाए 5। अब आप गौर से देखिएगा तो 2 एगो है तो लिखेंगे 2 गुना 5 क्या गो है, 3 गो, तो लिखेंगे 5 पे पावर 3। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन भाई, 250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, यानी 5 पे पावर कितना होगा 3, तो 5 पे पावर है 3, यानी 3, 5 का घात होगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा है ना, काफ़ी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। अभी तो शुरुआत है, कहता ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी क्लास शुरू हुई है। किसकी क्लास शुरू हुई है, तो सागर सर की क्लास शुरू हुई है। खूब मज़ा आएगा मैथ बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन पर जो एल्गोरिथम होता है उससे 2 धनात्मक संख्या का क्या निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है क्या, तो मौसौ। क्या निकाला जाता है भाई, मौसौ। आप लोगों को पता होगा कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। अब ये यूक्लिड विभाजन क्या है कि भाई वही अगर 2 और 3 का कहे मौसौ निकालने के लिए, तो हम करते क्या है, 2 3 फिर 2 एक बार में 2, फिर आया ये 1, फिर 2 से 2 बार में 2 कट गया। भाई इसी को तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन से आपने क्या निकाला, तो भाई मौसौ निकाला। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो भाई बहुपद का क्वेश्चन है। कहता है यदि बहुपद x² + ax - b के मूल बराबर हो परंतु विपरीत हो तो a का मान क्या होगा। अरे भाई ये कौन क्वेश्चन आ गया, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि सागर सर अपने साथ है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना क्लास पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि इनके जो मूल हैं ax² + ax - b के जो मूल हैं बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, ठीक है, विपरीत चिन्ह है, यानी दोनों के मूल बराबर हैं और चिन्ह विपरीत है। तो आप थोड़ी देर के लिए समझ जाइए कि हम लोग जो द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद में जो हल करते हैं, तो द्विघात बहुपद में 2 घात है तो मूल भी कितने निकलेंगे, 2। अब एक मूल का नाम रखेंगे हम लोग अल्फा, दूसरे मूल का नाम रखेंगे बीटा। क्या नाम रखेंगे, बीटा, बेटा नहीं बीटा, ठीक है। ये है अल्फा और दूसरा है बीटा। क्या है, बीटा। अब समझिए इसमें है कौन चीज, अच्छे से समझिए। कहता क्या है कि एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल बराबर है, यानी अल्फा बराबर बीटा है। अल्फा बराबर क्या है भाई, बीटा है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तब आप लोगों को अच्छे से दिखेगा अभी, ठीक है, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। चलिए अब कहता है कि अल्फा बराबर बीटा है, क्योंकि पहले ही बोल रहा है मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो दोनों का मूल कर दिए बराबर। लेकिन विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का मतलब यदि अगर एगो प्लस में है तो दूसरा कौन सी में है, माइनस में। अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, एग्जाम में पूछा गया है कि कहता है
कि दो मूल बराबर है यानी अल्फा बराबर बीटा है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, मतलब एगो में प्लस है तो एगो में माइनस है। तो अब क्या करेंगे, देखिए भाई साहब, ये माइनस में इमहर आया तो प्लस, ये उमर माइनस में इमर आया तो प्लस में, तो अल्फा प्लस बीटा, तो उधर क्या बचा, जीरो। भाई इसको इधर लेते आए तो उधर क्या बचा, जीरो। अब आप सभी जानते हैं, पढ़े होंगे क्लास में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए बराबर जीरो। अब इसको देखिए हल कर लेते हैं, माइनस माइनस, अब b का मान कहाँ है, b कौन है, तो देखिए b का मान ये है, ये जो आप a देख रहे हैं ये b का मान है, इसके आगे जो एक है ये a का मान है, और ये जो है ये पूरा है c का मान। ठीक है, ये b का मान है, तो b के जगह a है तो लिखेंगे b के जगह a, अब बट a के जगह कितना है, तो a के जगह 1 है, 1 बराबर उधर क्या है, जीरो। अब माइनस है तो उधर जाएगा तो जीरो ही, a बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुना जीरो जीरो, यानी a का मान आ गया जीरो। तो भाई जीरो कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। समझ में आया, कितना खूबसूरत सवाल था। आप सवाल देखकर उलझ गए होंगे, देखिए उलझना नहीं है भैया, सवाल बड़ा मजेदार है कि मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो, तो मूल को बराबर कर दिए, बस चिन्ह को विपरीत कर दिए, तो मजा आ गया। आया या नहीं आया, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं, यदि बहुपद 2x² + 5x + k हो, के शून्यक, शून्यक बोले या मूल बोले, बात एक की है, ठीक है, इसके लिए मैं हड़बड़ाना नहीं है आपको, के शून्यक जो है यानी मूल है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। अच्छा, अभी इससे पहले क्या आया, विपरीत, और अभी जो क्वेश्चन आया वो क्या है, व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज समझिए, विपरीत में हमने क्या किया था, अल्फा बराबर माइनस बीटा का किया था ना, लेकिन व्युत्क्रम में इसका उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है कि अल्फा जो होगा ये बीटा का उलट जाएगा, मतलब 1/बीटा के बराबर होगा। ये अल्फा जो होगा किसके बराबर होगा, 1/बीटा का, इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। ये जो व्युत्क्रम शब्द है ना, बड़ा अच्छा शब्द है, समझिए। यानी सवाल में कह रहा है कि 2x² यानी a का मान 2 है, अच्छे से समझिए, a का मान कितना है, 2 है, अब b का मान कितना है, 5 है, और c का मान है -k। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसके जो शून्यक है यानी अल्फा और बीटा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब अल्फा बराबर 1/बीटा, ये व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उलट जाएगा। अब देखिए बीटा भागा में इधर आया तो गुना में, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया, 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर आप पढ़े हैं कि c/a होता है, तो c/a बराबर 1। अब c का मान खोजिए कितना, -k, अब बटा a का मान कितना भाई, 2, अब बराबर उधर क्या है, 1, तो -k बराबर 2 का 2, माइनस है तो उधर जाएगा तो माइनस ए रहेगा, तो -2, k का मान आ गया -2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से, 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। क्या है कि विपरीत में कहे तो विपरीत में बस आपको अल्फा बराबर -बीटा लिख देना है, और जब व्युत्क्रम बोले तो अल्फा बराबर 1/बीटा कर देना है और हल कर देना है, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा इजी है, इस तो क्वेश्चन देखने के साथ ही आंसर दिखने लगता है। कहता है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, भाई एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। अब देखिए पहला ऑप्शन है द्विघात, भाई 2 घात वाले को कहेंगे द्विघात, 3 घात वाले को कहेंगे त्रिघात, 3 घात वाले को कहेंगे त्रिघात, और 1 घात वाले को कहेंगे रेखिक। अच्छा, जब घाते नहीं हो तब, घात 0 हो तब कहेंगे अचर बहुपद। कौन बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद, ठीक है। यानी घात अगर 0 हो, घात हो 0 तो उसको कहेंगे अचर बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर हो गया भाई। 14 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद है नहीं, बहुपद नहीं है। अब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आप पहचानिएगा कि कोई बहुपद है या नहीं है।
कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो बहुपद के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बहुपद जो होते हैं, बहुपद एक क्रम में होते हैं, बटे उटे में नहीं रखना है उसको। बहुपद के जो चर होते हैं वो एक क्रम में होते हैं, उसको बटे में नहीं रखना है। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत तरीका है, ऑब्जेक्टिव आप समझिए कैसे समझते हैं। तो करना क्या है, तो बहुपद में एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जो हमारा चर है, जैसे इसमें चर कौन है, x है, इसमें चर कौन है, x है, इसमें चर कौन है, x है, तो वो जो अल्फ़ाबेट है वो है उसका चर होता है। तो बहुपद में चर पे दिमाग रखना है आपको कि चर बटे में नहीं होना चाहिए। दूसरा, चर पे जो पावर होगा वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए चर जो है, चर पे पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, और कहीं चर नहीं है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। फिर इसमें देखिए चर पे पावर 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर भी देखिए चर पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये भी 1 भी पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए चर बटे में है, चर क्या है? बटे में। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो करेक्ट मेरा आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो हमारा 1/x-1 बहुपद नहीं है। 1/x-1 बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर जो है नीचे में है, यानी बटे में है। बटे में चर को नहीं होना है। अगर बटे में रहे भी तो अगर ये माइनस में रहता, पावर ऊपर लेके जाते तो प्लस बन जाता, तो ये भी बहुपद होता। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हो तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? चलिए भैया इसको बना लेते हैं। पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। अल्फा और बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सबको पता है कि जब नीचे में सेम टू सेम ना हो, गुना हो, तो ऊपर वाला भी कोनो कोनी गुना, बीटा गुना 1 बीटा और अल्फा गुना 1 अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हम पढ़े हैं क्लास में -b/a, -b/a। हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b/a है तो माइनस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं c/a। क्या पढ़े हैं? c/a। अब देखिए क्या है, पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी, पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी, यानी -b गुना a, और दूसरा दूसरी गुना तीसरी यानी a गुना c, a गुना c, a कैंसिल। अब -b/c। अब माइनस b का मान कितना है भाई? b का मान ये हुआ 1, a का मान, इसके आगे 1 है, ये b का मान, ये हो गया पूरा c का मान, तो b का मान है 1, तो b का मान लिखेंगे, ये माइनस तो होगा ही, फॉर्मूला में माइनस है, b का मान बैठा दिए 1। अब c का मान कितना है भाई? c का भी मान 1 है, तो -1/1 -1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, -1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक ठोक दें, क्योंकि हम देखते हैं वीडियो देखने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन लाइक ठोकने वाले की संख्या बहुत कम है। तो आप कम से कम एक बार लाइक ठोक दें, टनटना दें, घंटा बजा दें। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। भाई ये क्या हो गया? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। यदि त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद का भाई क्वेश्चन है। कहता है त्रिघात बहुपद ax पे पावर 3 bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा को हो तो, के शून्यक हो, यानी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करें। यदि त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटंग टाइप का है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा सेट होना चाहिए कि यदि त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ। अब यानी बीच में यहाँ पर
यहाँ पर जो है शून्यक यहाँ पर ये होना चाहिए, बीच में अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। अच्छा चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो चलिए आपको 3 फॉर्मूला भी बताएंगे। ठीक है, एक बताएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस डी बटे ए। अब यदि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा रहे तब क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा सी बटे ए। और यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। त्रिघात बहुपद के लिए बस ये 3 फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्या क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो माइनस डी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा पूछे, तीनों प्लस बीच में प्लस हो तो क्या होगा सी बटे ए। और अगर आपसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा तो माइनस बी बटा ए होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं इस फॉर्मूला से। पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, बताइए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या, माइनस डी बटा ए। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका जवाब जो है फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा आप नहीं दे पाइएगा। तो फॉर्मूला को लिख लीजिए आप कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फॉर्मूला को एकदम याद करके और इस पे सवाल बनाइएगा, 100% बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक निकालिए। शून्यक किसे कहते हैं, कि वह जो बहुपद को ही 0 कर दे उसे शून्यक कहते हैं। वह संख्या जो बहुपद को ही शून्य कर दे उसे हम शून्यक कहते हैं। तो बराबर लिख दिए 0। अब x² - 3 उधर जाएगा तो +3, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, अब √3 है। अब √3 के आगे क्या होगा, सभी को पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस दोनों छिपा रहता है, यानी प्लस √3 और माइनस √3। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए ये किस में है, प्लस तो साइलेंट रहेगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, माइनस √3 भी है। चलिए ठीक है, माइनस √3 है और प्लस √3 भी है। चलिए प्लस √3 भी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद है तो px का एक शून्यक होगा। चलिए पूछ रहा है कि x² - 3x - 4 का इनमें से कौन सा एक शून्यक होगा। शून्यक का मतलब जो बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे वो उनका शून्यक होता है। चलिए अब आप ऑप्शन से बनाइए, 2 को बैठाइए यहाँ। 2 का स्क्वायर कितना, 3 × 2 - 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 दूनी 6 और -4। अब 4 में 4 गया खत्म, -6 क्या होगा 0 नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ये एक गलत है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है। चलिए अब दूसरा बैठा के देखिए। चलिए 3 बैठाते हैं। चलिए 3 का स्क्वायर -3 गुना x के जगह बैठाइए फिर से 3 -4, 3 का स्क्वायर 9 -3 तिया 9 -4, 9 में 9 गया 0, 0 -4 फिर -4 आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी शून्यक नहीं है। तो शून्यक है कौन भाई, चलिए अब आते हैं, बैठाते हैं 0, 0 का स्क्वायर -3 गुना x के जगह फिर 0 -4, तो 0 -3 गुना 0 0 -4, ये भी हमारा शून्यक नहीं हुआ, ये भी खत्म। अब आते हैं डी नंबर का। ठीक है, डी नंबर का देख लेते हैं। 4 बैठाते हैं, 4 का स्क्वायर -3 गुना 4, 3 गुना 4 -4। चलिए 4 का स्क्वायर 16 -4 तिया 12 -4। अब देखिए 16 -12 -4 कितना हुआ, -16, 16 में 16 गया 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी हम कह सकते हैं कि शून्यक वह होता है जो चर पर बैठाने पर यानी बहुपद को ही शून्य कर दे। देखिए चर का मान 4 4 बैठाए, यहाँ भी 4 बैठाए और देखिए आंसर हल करके कितना आया 0। तो जो बहुपद को शून्य कर दे वही उसका शून्यक होता है। तो इसका करेक्ट शून्यक मेरा क्या होगा, डी नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शून्यकों का योग 5 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 12 है। एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 12 है, तो बहुपद इनमें से कौन सा होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे इसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों को योग को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, बराबर 5 बैठा दीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर 5, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। चलिए अब फिर अगला पढ़ते हैं। गुणनफल 12 है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a बराबर 12, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर भी a का मान, यहाँ पर भी a का मान 1 है और यहाँ पर भी a का मान 1 है। इसका मतलब ये बैलेंस किया हुआ है। अगर बैलेंस किया हुआ नहीं रहता, यहाँ a के जगह पे 2 रहता, यहाँ कुछ और संख्या रहता, तब इसको बैलेंस करते। बैलेंस कैसे करते तो अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए a का मान कितना हो गया 1, यहाँ पर भी 1, तो a का मान करेक्ट मान 1 हो गया। b का मान कितना, तो b का मान 5 होगा, लेकिन ये तो -b का मान है तो ये माइनस इसको दे देगा, b का मान हो गया -5। c का मान कितना हो गया 12, c का मान हो गया 12। a b c आ चुका है। अब आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब a के जगह बैठाइए 1 तो 1x² प्लस b के जगह बैठाइए -5 5x और c के जगह बैठाइए 12, तो हो जाएगा x² प्लस -5x प्लस 12। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी सही है। सी मेरा करेक्ट आंसर है। सी जो है मेरा करेक्ट आंसर है x² -5x प्लस 12। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपके लिए बेहतर है बहुत, क्योंकि ऐसा सवाल आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है रियल में, लेकिन हम यहाँ पर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में दे दिए हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। चलिए अब देखिए ये चीज़ हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए अब देखिए एक किसी का क्वेश्चन ये रहेगा कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग अगर 2/3 रहता, ठीक है, और गुणनफल रहता संयोग से 3 ही रहता, कुछ भी रहता, ठीक है, 3 रहता, तब सर क्या करते? भैया सेम टू सेम वही करते। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो 2/3 हो जाता, और वहाँ गुणनफल 12 है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता 3। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर हो गया 2/3, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर हो गया 3/1। अब देखिए इसके हर में यहाँ a का मान 3, यहाँ a का मान है 1, तो ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि a का मान दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस a का मान को बराबर करने के लिए इस a के आगे में क्या है 1, तो दोनों को कीजिए ऊपर नीचे 1 से गुना भाग, 1 1। अब क्या हुआ, 2 का 2 और 3 का 3, और इस a के नीचे में है 3 तो इसको 3 से गुना कीजिए, 3 से 3 से। अब बताइए क्या हुआ, तो यहाँ क्या हो गया 3 × 9 और 3 का 3। अब देखिए आप a का मान 3 और यहाँ पर भी a का मान कितना हो गया 3। अब मेरा आराम से आ गया a बराबर 3, b बराबर कितना हुआ, तो b बराबर 2 हो गया, माइनस है तो -2, और c का मान हो गया कितना 9। अब आप बैठा लीजिए द्विघात बहुपद पर ax² प्लस bx प्लस c पर। समझ में आया? तो a b c कैसे निकालना है समझ में आया? अगर बटे में भी रहेगा तो भी बन जाएगा, अगर बटे में नहीं रहेगा तो आपका आसान से बन जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये अंतिम क्वेश्चन है। इस पूरा आज का क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए अब अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है
कि एक त्रिघात बहुपद है कि दो शून्यकों का गुणनफल 3 है। मतलब ये कि एक त्रिघात बहुपद है, इसमें दो गो शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है, वो कितना है? तो वो है 3। तो पूछ रहा है तीसरा शून्यक क्या होगा? तीसरा शून्यक क्या होगा? आपको एक फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, -d/a अभी तुरंत बताए। अब इनमें से कोई दो शून्यक है, जैसे मान के चलिए अल्फा इंटू बीटा, इसका मान गुणनफल 3 दिया है, माने इन दोनों का गुणनफल 3 दिया हुआ है। पूछ रहा है तीसरा वाला जो शून्यक है वो कितना होगा? तो -d/a, तो तीसरा शून्यक के जगह y लिख दिए। अब देखिए 3 गुना गामा, ये गामा है y नहीं, अब माइनस d का मान कितना है? तो d ये होता है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c और ये होता है d। तो d का मान है 9 और a का मान है 2। तो ये हो गया। अब ये 3 से कटा दीजिए, ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो भगा में। तो हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर -9/3 दूतिया 6, कटा दीजिए। तो 2 से दूतिया 6, 3 तिया 9, यानी गामा का मान आ गया -3/2, यानी गामा का मान कितना आ गया? -3/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। इन दोनों का गुणनफल दिया है 3 लिख दिए। गामा का मान पूछ रहा है, क्योंकि तीसरा शून्यक पूछ रहा है, तो गामा बराबर लिख दिए कितना? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, तो -d/a बैठा दिए। अब अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिया है, 3 बैठा दिए। 3 गुना में उधर गया तो भगा में, हल कर लिए तो हमारा कितना आ गया? गामा बराबर -3/2। आई होप कि आज का क्लास समझ में आ गया होगा। देखिए है प्रश्न 20, लेकिन हम क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा सवाल बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए बताते हैं ताकि आपको दोबारा से ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं करना पड़े, एक ही बार में बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आज के लिए इतना ही। विशेष हम लोग कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग YouTube से हमेशा जुड़े रहें और पर डे वीडियो देखें और बेहतर तैयारी